अब हम देखेंगे कि लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है, लेंस की पावर किसे कहते हैं। ठीक है, तो लेंस की पावर क्या होती है कि लेंस के द्वारा प्रकाश मोड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं लेंस की पावर। जो इसका फिजिकल मीनिंग है, जो इसका भौतिक अर्थ है, वो है कि प्रकाश को कोई लेंस जो है कितना मोड़ सकता है, ये उसकी पावर कहलाती है। अब इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, इसको निकालने का जो हमारा तरीका है वो ये है कि जो आपका फोकस होता है उस पर पावर डिपेंड करती है। ठीक है, तो व्युत्क्रम अगर आप फोकस का ले लीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए, ठीक है, तो वो जो है लेंस की क्षमता को व्यक्त करता है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायप्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। एक पतले लेंस की क्षमता, जिसको हम P से लिखते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, वो फोकस दूरी F के प्रतिलोम होती है, रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, रेसिप्रोकल के बराबर होती है। जबकि ये ध्यान रखना है कि फोकस दूरी जो है वो मीटर में नापी गई हो। जब भी आप जो है बताएंगे आंसर, ठीक है, तो F को मीटर में करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो मात्रक है वो है डायप्टर। क्या लेते हैं, डायोप्टर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग D भी लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में D लिख दीजिए, काम हो जाता है। कभी कभी हम जब न्यूमेरिकल लगा रहे होते हैं तो फॉर न्यूमेरिकल पर्पस हमें अक्सर डेटा जो F का है वो सेंटीमीटर में दिया होता है। तो उस समय सेंटीमीटर में यदि दिया है तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, और F का मान फिर एज इट इज़ रख सकते हैं। 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो भी दिया है वो यहाँ रखेंगे, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो डायप्टर में ही आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, P = 1/F होता है। यदि कई लेंस आपस में जोड़ के रख दिए जाएं तो जो पावर होती है, मान लीजिए 2 3 4 कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, तो उनकी पावर यदि आपको निकालना है तो सीधे सीधे सबकी पावर आप ऐड कर लीजिए। जितने हैं उनकी सबकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब सबकी पावर यदि नहीं दी है तो यही फार्मूला P1 P2 P3 लगाएंगे। F1 के लिए P1 आएगा, F2 के लिए P2 आएगा, F3 के लिए P3 आ जाएगा, और उठा के पावर ऐड कर दीजिए तो आपको रिजल्टेंट जो है प्राप्त हो जाएगा कि वो सारे लेंस जो आपस में संयुक्त किए गए हैं उनका नेट जो होगा वो क्या आएगा। फोकस दिए हैं तो 1/F1 1/F2 1/F3 करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोकस पावर आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी सी हेडिंग थी कि लेंस की क्षमता से अभिप्राय क्या है। तो लेंस की क्षमता से अभिप्राय जो होता है, जो फिजिकल अर्थ होता है, वो होता है कि एक लेंस के द्वारा उसको प्रकाश मोड़ने की क्षमता कितनी है, ये उसकी पावर कहलाती है। ठीक है, निकालने का तरीका क्या है, उसका सूत्र क्या है, ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। आप फोकस को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको जो मान मिलने वाला है वो लेंस की पावर मिलने वाला है। अब यहाँ पे ये माइनस और प्लस दोनों में वैल्यू होती है, इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी -D आता है, कभी +D आता है। इट डिपेंड्स ऑन द लेंस। ठीक है, ये लेंस पे निर्भर करता है कि वो लेंस किस प्रकार का है। ठीक है, तो आई होप ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, अब हम लोग जो है दूसरा टॉपिक देखेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, हमें पता है लेंस के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका एक प्रतिबिंब बनता है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होता है, वो जो प्रतिबिंब बना है वो कितनी हाइट का बना है, उसका ऑब्जेक्ट के साथ रेशियो, ऑब्जेक्ट की क्या हाइट थी, इसी अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं, और इसको स्मॉल लेटर के M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका भी डेरिवेशन करेंगे कि यदि लीनियर मैग्नीफिकेशन हम निकालना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट से, इमेज की हाइट से, या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से, या इमेज जो बन रही है उसकी डिस्टेंस से, तो क्या रिलेशन मिलेगा उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे चाहे आप लेंस उत्तल ले लीजिए, कॉन्वेक्स ले लीजिए, चाहे आप अवतल लेंस ले लीजिए, चाहे कॉनकेव ले लीजिए, दोनों से जो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, आपके सामने ये दिख रहा है। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई
और स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चीज़ को ज़रा यहाँ देखते हैं। मान लीजिए आपने एक वो लिया ऑब्जेक्ट और उसको रख लिया मुख्य अक्ष के लंबवत, ये एक ऑब्जेक्ट ओ डैश। ठीक है, यहाँ से एक समांतर प्रकाश किरण हम लोग आपतित कराते हैं। ठीक है, समांतर आपतित प्रकाश अपवर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ये हमने इसको ऐसे मुख्य फोकस से जाते हुए बना दिया। ठीक है, इसके बाद एक किरण हम लोग इसके प्रकाशी केंद्र से बना लेते हैं। ये इसका प्रकाशी केंद्र है। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए एटलीस्ट प्रतिबिंब पाने के लिए 2 किरण आरेख आवश्यक होते हैं। ये हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा ये लाइन सही करने वाली है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे, ठीक है, तो ये इस जगह पे इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसको हम आई डैश बोलेंगे। ये 2f है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है अनुपात हम देख लेते हैं। ये हमारा आई बना हुआ है, प्रतिबिंब का प्राप्त हुआ है, और ये यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हमें ये चीज़ ज्ञात है कि ऑब्जेक्ट जहाँ रखा होता है वहाँ से और इसके बीच की दूरी को हम लोग वस्तु की दूरी u कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, u। और इसके सेंटर से प्रकाशिक केंद्र से जहाँ पे आपको इमेज प्राप्त होती है उसकी दूरी को हम लोग v कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कहा गया m इक्वस टू जो प्रतिबिंब बना है उसका हाइट क्या है। ठीक है, जिसको हम आई डैश कह रहे हैं, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसकी हाइट क्या है, ओ डैश। ये रेशियो क्या होता है आपका, बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे टर्म में या फिर वस्तु की जो दूरी होती है और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, जहाँ पे आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी से वस्तु की दूरी का जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है, आवर्धन क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारी वस्तु की दूरी हो गई। ठीक है, हम ये ले सकते हैं CI ले सकते हैं। ठीक है, अपॉन ये वाली दूरी लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है अब मान रखना शुरू करते हैं। मान रखना सभी को आना चाहिए। आई डैश जो है, आई डैश आप देख सकते हैं नीचे की तरफ बन रहा है, ये नीचे की तरफ है। तो जब मान लीजिए इसकी हाइट जो है y2 थी, लेकिन वो कहाँ थी, नीचे की तरफ थी, तो इसका मान नीचे के लिए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा y2। सेम इसी तरीके से O जो है आपका ओ डैश, इसका सिरा ऊपर की तरफ है। ठीक है, मान लीजिए इसका भी मान y1 है, ऊपर की तरफ है, इसलिए इसका मान प्लस का y1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है CI देखिए, CI जो है आपका CI, ठीक है, ये C है और वहाँ I है, तो हमें मान V प्राप्त होता है। आगे की तरफ मिल रहा है इसलिए हम इसको प्लस में लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा C से O वाली दूरी लेना है या OC लेना है, तो OC जो है पीछे साइड मिल रहा है, प्रकाश आगे की तरफ जा रहा है, इसलिए ये माइनस की हो जाएगी और इसकी मान U दी हुई। ये सारे मान को हम इस वाली समीकरण में जब रखते हैं, ठीक है, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तो सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं, इधर रख लेते हैं। आई डैश का मान है -y2, फिर है ओ डैश का मान है y1 इज इक्वस टू, CI का मान है V प्लस का, U का मान है -U। तो साइन एक साइड अगर आप कर दें, ठीक है, तो ये माइनस ये माइनस क्या कर देगा, एक दूसरे को निरस्त कर देगा। तो जो m आएगा, m इक्वस टू वो आ जाएगा y2 बाई y1
या V/U आ जाएगा। यही रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो हमने सूत्र पढ़ा है ये रेखीय आवर्धन के लिए है। आई होप ये शायद दिख ना रहा होगा, तो इसको हम ज़रा छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो y2/y1 इज इक्वल टू V/U, ये आपका m बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, ठीक है। लीनियर मैग्नीफिकेशन, इस फॉर्मूले का नाम है लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कंसेप्ट वही लगाया गया है कि ये कहाँ से आ गया अचानक से। हमें पता है समरूपता के सिद्धांत से, जो त्रिभुज ये बना है और जो आपका बड़ा वाला त्रिभुज ये बना है, इसमें हमने समरूपता लगाई है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। ये त्रिभुज जो त्रिभुज नंबर 1 है, ठीक है, और ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला पूरा वाला त्रिभुज नंबर 2 है। दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। अगर समरूप त्रिभुज है तो हमको पता है कि इनका अनुपात, ठीक है, इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने इसका लंब लिया या इसका आपने ऊपर लंब ले लिया तो इसका नीचे लंब ले लिया, तो इसकी भुजा ऊपर लेंगे, इसकी भुजा नीचे ले लेंगे, तो ये अनुपात हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समरूप है, ठीक है। और इस चीज़ को हमने पहले डिफाइन कर रखा है, ये आवर्धन क्षमता कहलाता। तो यहाँ से बाकी सारे मान रख दिए हम लोगों ने, और मान निकलने के बाद हमें ये मान प्राप्त होते हैं। और ये रेखीय आवर्धन क्षमता चाहे लेंस उत्तल हो चाहे लेंस अवतल हो, कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए फॉर्मूला यही रहता है, आप इसी से लगाएंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एबिलिटी दिखाता है कि कोई भी लेंस जो है ऑब्जेक्ट को कितना ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकता है, कितना बड़ा या कितना छोटा दिखा सकता है। इस चीज़ से हमें ये ज्ञात हो जाता है और m के मान से भी पता चल जाता है कि हमारा जो लेंस है वो किस प्रवृत्ति का है, किस प्रकार।